वो खाई हुई खुराक आपके स्टमक से जब डाइजेशन के अमल से प्रोसेस शुरू होता है और वो आपके लिवर में जाती है ना, तो लिवर जब उसको मेटाबोलाइज करता है तो ये दरख्त पे जो पकता है वो आम खाना चाहिए और वो खा सकता है, कोई इशू नहीं उसको। और क्वांटिटी जो है वो भी उसके मैयर करके। नहीं, बात ही है ए नो नो डॉक्टर साहब, लोग आम पूंछ खाना नहीं नहीं, जितने मर्जी खा लो, कितने कितने खा सकता है वो। बात यह है कि इसका फ़ैसला हम अल्लाह से पूछ लेते हैं और अल्लाह ने कुरान में इसका फ़ैसला हमें दिया है। बसियारखोरी तो आप सल्लम ने भी मना फरमाई है, इसलिए कि आपने फरमाया कि यही मर्ज़ बीमारी का सबब क्या है। कड़वी चीज़ें लेते हैं, कुछ लोग नमकीन चीज़ें लेते हैं, कोई मिर्च मसाले वाली चीज़ें लेते हैं, वो मीठी चीज़ें बिल्कुल उन्होंने छोड़ दी हैं, तो क्या उससे ग्लूकोज नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। जो खुराक हम इनटेक करते हैं ना, जो खाते हैं, वो खाई हुई खुराक आपके स्टमक से जब डाइजेशन के अमल से प्रोसेस शुरू होता है और वो आपके लिवर में जाती है ना, तो लिवर जब उसको मेटाबोलाइज करता है तो उसने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, खून में शामिल करेगा, वही हमारा ईंधन है, वही हमारी ताकत है, एनर्जी है, वही हमारा फ्यूल है। जिस तरह हम गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं, तो वो हमारा फ्यूल है, ईंधन है। ठीक हो गया। तो अब जो भी आप खाएंगे, चाहे वो कड़वी चीज़ें खाएं, नमकीन खाएं, मीठी ना भी खाएं, तुरश खाएं, जो भी चीज़ें खाएंगे, ग्लूकोज तो कन्वर्ट होना है, उसने बनना ही बनना है। हाँ, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो मीठी चीज़ें जो सेल्फ मेड स्वीट्स है, जो इंसान खुद बनाता है, वो नहीं लेनी चाहिए। वो नहीं लेनी। और जो नेचुरल स्वीट्स हैं, जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से पैदा करता है, फ्रूट्स में हाँ, सारे फ्रूट ले सकता है शुगर का मरीज़, उसको लेने चाहिए। शुगर वाले मरीज़ को आप आम खिलाएं, खा सकता है, लेकिन आम कौन सा? कौन से वाला? जो दरख्त पे पकता है। ठीक हो गया। दरख्त पे पकता है ना, उसको इधर पंजाब में जो हमारे यहाँ, वहाँ इसको कहते हैं टबके का, टबके का आम कहते हैं। तो ये दरख्त पे जो पकता है वो आम खाना चाहिए और वो खा सकता है, कोई इशू नहीं उसको। और क्वांटिटी जो है वो भी उसके मैयर करके। नहीं, बात ही है ए नो नो डॉक्टर साहब, लोग आम पूंछ खाना नहीं नहीं, जितने मर्जी खा लो, कितने कितने खा सकता है वो। 2 3 4 ही खाएगा ना, और उसने कोई दर्जन थोड़ी रख के बैठ जानी है कि मतलब वो दर्जनों के हिसाब से खाएगा, अपनी लिमिट के मुताबिक। देखें, बात यह है कि इसका फ़ैसला हम अल्लाह से पूछ लेते हैं और अल्लाह ने कुरान में इसका फ़ैसला हमें दिया है कि खाओ पियो और इसराफात से तजावज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, सूरह अल अराफ की आयत नंबर 31 है। तो उसके मुताबिक देखना है। ठीक हो गया। ओवर ईटिंग तो, बसियारखोरी तो आप सल्लम ने भी मना फरमाई है, इसलिए कि आपने फरमाया कि यही मर्ज़ बीमारी का सबब क्या है। आज हम समझते हैं जरासीम है, वायरस है, बैक्टीरिया है, इनसे बीमारियां फैलती हैं। ठीक हो गया। ये किसी की थ्योरी है। आप सल्लम का फरमान है कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज़ बीमारी का सबब है। तो हम उसको नहीं देख रहे। हम समझते हैं हेल्दी होने के चक्करों में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, आप गाड़ी लेकर निकले हो, आप फर्ज करें कि डेली आप अपने घर से ऑफिस तक तो डेली आ रहे हैं ना, या कोई भी कहीं भी अपने ऑफिस, घर से ऑफिस तक जा रहा है, लाहौर से एक गाड़ी निकलती है, फर्ज करें उसने मुल्तान तक जाना है, तो वो एक दफ़ा अपना फ्यूल टैंक फुल करके निकलता है और उसे पता है कि मैं इजीली मुल्तान तक चला जाऊंगा। कोई बस लगा लें, ऐसे हाँ तो है हाँ ना, बिल्कुल ऐसी बात है। ऐसे ही है। अब फर्ज करें कि कब ऐसा हुआ, अब जो गाड़ी वो चल रही है टूवर्ड्स मुल्तान, लाहौर टू मुल्तान या जिधर भी, तो हर 10-20 किलोमीटर के बाद, 30 किलोमीटर बाद, 50 किलोमीटर के बाद डिफरेंट पेट्रोल पंप आ रहे हैं, और पेट्रोल तो उसका भी खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा? गाड़ी का डेफिनेटली हो रहा है ना, हाँ जी। फ्यूल कम हो रहा है, एग्जाम्पशन तो हो रही है। तो क्या ऐसा हुआ कभी कि वो लाहौर से निकले और उसने जाके पत्तों की पे खड़ा हो जाए और वहाँ भी पेट्रोल डलवा रहा हो, फिर पत्तों की से निकले तो वो आगे रनाला खुर्द पे खड़ा हो, फिर उकाड़ा पे खड़ा हो, फिर उसके बाद वो आगे जाके उकाड़ा कैंट में खड़ा हो जाए, या फिर आगे वो जो है वो यूसुफ वाला या साहिवाल में खड़ा हो, फिर उसके बाद वो चीचावतनी में खड़ा हो, फिर वो आगे कसोवाल, इकबाल नगर, मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, मतलब हर जगह पे वो रुकता जाए और पेट्रोल लेता जाए कि जितना खर्च हो गया उतना और डलवा लूँ। कभी भी नहीं हुआ। ऐसे बिल्कुल ऐसी बात है। हम भाई जब अपना खाते हैं तो एक दफ़ा जो मील लेना ले लो, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम तो थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। किसी फंक्शन में चले जाओ, वो कहते हैं बाजी खाते जाओ, ये बात। तो वो खाते ही रहते हैं। कब तक खाना है? बूफे पे जो जाता है वो कहता है बूफे पे आए किसी नहीं, अब आराम से खाओ, बैठेंगे देर तक, गप लगाएंगे, बस खाते रहेंगे, खाते रहो और खाएं, थोड़ा सा और ले लें, पर उठते हुए एंड पे क्या है? तो कितना खाना है भाई? जो खाना है एक दफ़ा में अपनी एक निशिस्त में खा के उसको फारग करो, अदर देन तो फिर मसाइल है आपके लिए।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमें पता है कि जो सर्दी का मौसम है वो भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है और लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसे मसाइल बड़े ज़्यादा पेश आ रहे हैं। उनके लिए कोई रेमेडी बताएं ना। और स्पेशली मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को जनरलाइज करें, लाइक इन अ सेंस कि बड़ों की खांसी की नोयत और तरह की होती है, बच्चों की और तरह की होती है, तो उनके लिए मुख्तलिफ आपके पास कुछ देखिए, रेमेडी? हमने खांसी बड़े या बच्चों को नहीं देखना, हम तिब में जो है वो देखते हैं मिजाज। वहाँ पे दो तरह की जो इस वक्त मसाइल चलते हैं, वो ये हैं कि एक खांसी वो है जो खुश्क ड्राई कफ हो रही होती है। और ड्राई कफ का बेहतरीन इलाज पता है क्या होता है? क्या आपके हाथों पे खुश्की हो तो आप क्या करेंगे? कुछ कोई मॉइस्चराइजर वगैरह ओके, अप्लाई करते हैं? आपके सर में खुश्की हो या फेस पे, तो यही काम होगा ना। आप कोई ऐसी चीज़ लगाएंगे जिससे वो स्किन ऑयली हो, हाँ, ड्राइनेस कम हो। ड्राइनेस उसी से ख़त्म होगी ना। आप कोई चिकनाई वाली कोई चीज़ लगाएंगे तो उसी से होगी। सेम वही पोजीशन जेन में रख लें कि अगर किसी के फ़र्ज़ करें कि ड्राई कफ हो रही है, खुशक खांसी है, बलगम नहीं है बट वो खांसता बहुत है, तो एक गिलास गर्म दूध लें, उसके अंदर 1 चम्मच टेबल स्पून देसी घी डालें, गरम गरम दूध हो और उसके अंदर देसी घी डाल के अच्छी तरह फेंट के और उसके बाद हिलाते जाओ थोड़ा थोड़ा और एक एक सिप करके उसको पीते रहें। ठीक हो तो गया। उसकी खुशक खांसी, लेकिन ये है कि जब देसी घी दूध में डाल के लेना है तो ये लेना है शाम को, रात को सोते वक्त। टाइमिंग्स में यानी आप उसके लिए ये करेंगे कि आप शाम को खाना मगरब तक, हद मगरब से पहले तक 5 बजे तक खाना खा लें और 5 बजे के बाद आप रात को 8 बजे 3 घंटे तक तो आप अपने स्टमक को फिर छोड़ दें ताकि उसने डाइजेशंस करनी है और प्रोसेस करना है। तो 3 घंटे खुराक मैदे में रहती है, जैसे ही वो आगे निकले आपका एम्प्टी हो गया और उसके बाद आप 8 बजे आप 1 गिलास दूध में वो डाल के देसी घी और वो उसको आप इनटेक करें, गरम गरम पिए ज़रा। उसके बाद फिर कम से कम 2-2.5 घंटे आपने पानी नहीं पीना। उसके बाद वैसे ही सोने का टाइम हो जाएगा, आप सो गए। सुबह जब तक उठेंगे आपकी आधे से ज़्यादा खांसी, खुशक ड्राई कफ जो होती है वो ठीक होगी। 1-2 दिन और करके देख लें, ड्राई कफ खत्म हो। क्यों होती है कि आपकी जो सांस की नाली है और आपके जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ तक सारे ड्राइनेस हुई पड़ी होती है खुश्की की वजह। गला खुश्क हो जाए, फर्ज करें मैं और आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, गला तो अगर खुश्क हो गला खुश्क हो जाए तो क्या होता है? हम करते हैं ना, या ज़्यादा गला खुश्क हो जाए एकदम, तो हो सकता है मेरा खुश्क हो या आपका, तो बात करते हुए तो आवाज़ बैठ जाती है एकदम। तो फिर हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। यस, गीला किया ना उसको, गले को तर किया। जैसे ही तर किया, तरी आई तो साथ ही वो साउंड हर चीज़ आपकी बाल हो गई। तो वहाँ ड्राई कफ का तो बड़ा आसान साल है, लेकिन ड्राई कफ का मुसीबत ये है कि लोग उठते हैं तो सीधा भागते हैं गोरे की थ्योरी के पीछे, फिर सीधा मेडिसिन लेनी। वो जो मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो वो और ड्राइनेस होती है उससे, फिर ऐसा खांसते हैं कि बस खांसते खांसते दमे तक चले जाते हैं। अच्छा, दमे के लोगों के लिए भी आपकी यही रेमेडी है या कोई मतलब नहीं, उसका? वो डिपेंड करता है ना। अच्छा, दूसरा आ गया कि जिनके बलगम वाली खांसी है, उनके लिए ये है कि वो अदरक है, मुलट्ठी है, दालचीनी है, या लौंग, पुदीना और अदरक, लौंग, दालचीनी और पुदीना, इसका कावा बहुत अच्छा है। लौंग, दालचीनी और ज़ीरे का कावा बहुत अच्छा है, जो आपको एक्सपेक्टोरेंट करता है, मतलब आपके उसको बलगम को बाहर निकालता है बाहर बॉडी से, लैमिनेट करता है। तो वो ऐसी चीज़ें। फिर स्टीम बहुत अच्छी है उसके लिए कि 2 चम्मच नमक लें और 15 से 20 पत्ते सफ़ेदे के दरख्त के डाल दें उसमें और उसकी स्टीम बनाएं, भाप बनाएं और फिर उसकी स्टीम लें, भाप लें उसकी। तो वो आपके फेफड़ों के अंदर तक, ब्रोंक्यूल्स तक को खोलता है।